Hello and welcome you all to this e-learning platform of Pardlo India and I am your physics mentor Dimple। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक? होता है चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं और उससे हम फील्ड, उनकी पोटेंशियल, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का। क्या? दो चार्जेस का सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन उन दोनों का चार्ज जो होता है वो ऑपोजिट होता है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के दो चार्जेस का सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है? डाइपोल। डाई मीन्स टू और पोल मीन्स पोलैरिटी, मतलब दो अलग अलग चार्जेस के, दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्जेस जब एक साथ इक्वल चार्ज हो वो एक साथ एक सिस्टम में पड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। अब इस डाइपोल से किसी एक डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो पहले हम कंसीडर करते हैं डाइपोल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाइपोल क्या सिस्टम होता है? सिस्टम होता है दो चार्जेस का जो इक्वल भी है और ऑपोजिट चार्जेस है। ये क्या है? इक्वल है चार्जेस बट ऑपोजिट है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। यहां पर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस इसके बीच का L या फिर A कंसीडर करते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 2A। इसका मतलब सेंटर से यहां पर है A और यहां पर है A। इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस से सेंटर से यह A डिस्टेंस पर है और ये वाला चार्ज है A डिस्टेंस पे। तो ये है हमारा डाइपोल। अब हमें क्या करना है इसमें? अगर मैं इस सिस्टम क्या बताऊं कि नेट चार्ज क्या है इस सिस्टम पे, तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे और बताओगे नेट चार्ज क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सारे चार्जेस को ऐड कर देना उनके साइन के साथ। तो यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू 0। इसका मतलब इस पे नेट चार्ज जो है वो क्या है? 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब हमें इसे डाइपोल सिस्टम पे से हमें निकालना है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं सपोज यहां पर एक पॉइंट लेती हूं P, ये पॉइंट में लेती हूं अगर P, तो इस पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से वो हम निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। जो अलोंग द लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अब हमें इस पे निकालना है कि क्या होता है हमारा डाइपोल इस पॉइंट पर। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो x है। कहां से? सेंटर से। सेंटर से जो डिस्टेंस है P पॉइंट का वो है हमारा x। ये डिस्टेंस है P पॉइंट का x। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या करते हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट प्लस क्यू है। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली क्या होता है? आउटवर्ड। तो यहां पर इस प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज होगा वो क्या होगा? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? E यहां पर ले लेते हैं हम A और ये ले लेते हैं B। तो EA जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। EA पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। अब ये माइनस क्यू है। माइनस क्यू क्या होता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इनवर्ट। तो यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? ऐसा होगा। क्या होगा? EB। अब आप यहां पर देखो जो EA और EB है, EA और EB है वो मैंने सेम बनाए हैं क्या? नहीं। EA छोटा है, EB बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कम होगा A की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने कम बनाया, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है। सबसे पहले है तो हम लिखते हैं EA क्या होगा? KQ अपॉन R² होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। तो EA क्या है? इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? यहां से सेंटर से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस है x,
और प्लस ये कितना आ गया a, तो ये हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर, और EB का होगा KQ अपॉन R। यहाँ पर R कितना है, ये है B, ये टोटल डिस्टेंस है x सेंटर से लेकर पॉइंट P तक, और ये सेंटर से A डिस्टेंस इतना है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर। तो ये दोनों हो जाएगा EA और EB। अब ये दोनों क्या है, वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे, ये नेट जो होगा E नेट होगा EB माइनस EA। क्यों EB माइनस EA करा मैंने, क्योंकि EB का मैग्नीट्यूड जो है वो EA से ज्यादा है, ये तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि ये चार्ज जो है वो इससे दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी वजह से कम होगा, और B जो है वो इससे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से ज्यादा होगा। तो EB माइनस EA हो गया, तो KQ अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां से KQ जो है वो कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो KQ 1 अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये होगा KQ x माइनस a होल स्क्वायर x प्लस a होल स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर माइनस x माइनस a होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें ब्रैकेट खोलूं अब, तो ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस और माइनस ये a से a स्क्वायर कैंसिल, तो हमें जो मिला वो मिला KQ 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, यही मिला यहाँ पर 2xa, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अगर मैं इसको खोलूं तो KQ 2xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 अलग ले लिया मैंने, ये 4 था, इसको 2 अलग लिख दिया और 2 अलग लिख दिया। यहां पर हमने ये डाइपोल होता है, ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, माइनस q और प्लस q, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम डिफाइन करते हैं, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम क्या डिफाइन करते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो है, उसको हम लिखते हैं p से, किससे लिखते हैं, p से, और वो p जो होता है वो होता है हमारा किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a, तो ये होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर q इंटू 2a तो होगा मेरा डाइपोल मोमेंट, q 2a, ये क्या हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट हो गया, तो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं जनरली क्या होता है, जनरली जो पॉइंट, ये जो डाइपोल था, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या था, सेंटर से लेकर पॉइंट P तक x,
और इनके बीच में डिस्टेंस क्या था, 2a का था। तो ये a जो है वो जनरली बहुत ज्यादा स्मॉल होता है x के कंपैरेटिवली, तो x जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है a से, तो इसलिए हम a को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या आता है, e इज इक्वल्स टू 2kp x अपॉन x4 हो गया, यहाँ पर a को नेग्लेक्ट कर दिए यहां से, तो ये हो जाएगा x4। तो e इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन x क्यूब, 2kp x क्यूब, ये है मैग्नीट्यूड 2kp अपॉन x क्यूब। ये याद रखने वाली बात है कि डाइपोल में एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, 2kp अपॉन x क्यूब, और वेक्टोरियली E इज इक्वल्स टू 2kp x क्यूब, और डायरेक्शन क्या होती है, इस तरफ होगी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बड़े वाले की इस तरफ थी, EB की, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरफ ही। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, तो इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में है हमारा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो ये है हमारा एक्सियल के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये तो होगा कि जब हमने x और a दोनों कंसीडर करा है, लेकिन जनरली होता क्या है कि a बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है x से, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फाइनल जो आता है वो होता है E इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन x क्यूब, और ये याद रखने वाली इक्वेशन है। अब हम निकालते हैं डाइपोल से इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मेरा ये चार्ज है -q और ये चार्ज है +q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा 2a, मतलब ये a और ये a। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मेरा P, इस पॉइंट P पर अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो हमारा है r, और ये डिस्टेंस भी है हमारा r, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, सॉरी। सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस है P से लेकर, मतलब P का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर, वो है हमारा r, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, तो ये भी डिस्टेंस हो गया x। तो x स्क्वायर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब -q है यहाँ पर चार्ज, -q से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। ये है हमारा E, ये है A और ये है B, तो EA होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर +q है, +q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके उसी डायरेक्शन में उधर जाएगा, तो ये होगा AEB। तो EA इस डायरेक्शन में, EB उस डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं हम EA और EB का। तो EA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, x का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर। और EB क्या है, EB भी है KQ अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, इसका मतलब EA इज इक्वल्स टू EB हो गया, उसको हम मान लेते हैं क्या, E। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। ये जो है वो लाइन पैरेलल है, हम इसके एक लाइन इसके पैरेलल ले लेते हैं, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। हम मानते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये इस डाइपोल से सपोज एंगल थीटा पे है, किस एंगल पे है, एंगल थीटा पे। ये पॉइंट P इस डाइपोल से एंगल थीटा पे है, और ये एंगल थीटा है, तो ये पैरेलल लाइंस है, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया सिमेट्री से। तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, वेक्टर पिक्चर की, तो ये है हमारा EB और ये है हमारा EA।
तो इन दोनों का जो नेट या रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। नेट रिजल्टेंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में ये होगा ई ए कॉस थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट होगा ई बी कॉस थीटा, यहाँ पर ई बी कॉस थीटा, और यहां पर होगा मेरा ई बी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा मेरा ई ए साइन थीटा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो इन दोनों के साइन कंपोनेंट जो ऑपोजिट है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो कहां से आएगा? इससे आएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा ई का, ई नेट, वो होगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos थीटा, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है, तो 2 cos थीटा मेरा हो जाएगा रिजल्टेंट। तो वैल्यू अगर मैं रखूं तो ई नेट आएगा मेरा 2, ई आएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है मेरी एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू ई ए की वैल्यू रख दी। अब कॉस थीटा, अब यहाँ जो इस ट्राइंगल में, यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, बेस है मेरा a अपॉन हाइपोटेन्यूज है x, तो x क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया मेरा कॉस थीटा। तो होगा 2 q a। अब p मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? q इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो q2a ये क्या हो जाएगा? मेरा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट होगा Kp, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। P की वैल्यू क्या है? q इंटू 2a, तो q2a की जगह रख दिया मैंने P, तो Kp अपॉन ये है, इसकी पावर हो गई 1 और इसकी पावर है हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस हाफ, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये मेरी होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं जनरली क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, किसके कंपैरेटिवली? x के कंपैरेटिवली, कि जहां पर p रखा हुआ है वो बहुत ही दूर रखा हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, तो a जो है वो नेग्लेक्ट कर दूं अगर मैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो p पॉइंट से है r का, तो r जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू a, तो a को नेग्लेक्ट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू r, तो e आएगा kp, ये 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू KP आर क्यूब। अब यहां पर जो रिजल्टेंट आया, यहां पर जो रिजल्टेंट आया वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो है इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और मेरी डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होती है? E से माइनस q से प्लस q, तो माइनस q से प्लस q इस तरफ हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है p के डायरेक्शन से। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखूंगी तो वो होगा E इज इक्वल्स टू माइनस KP आर क्यूब p वेक्टर, क्योंकि ये क्या है? माइनस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है p वेक्टर के, इसलिए ये आएगा। अब हमारा, अगर मैंने आपको कहा था वो एक्सियल वाले में हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था? E इज इक्वल्स टू 2KP अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल में हमारा रिजल्ट जो निकला
वो क्या निकला, E इज इक्वल्स टू KP/R³। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि E एक्सियल जो होता है वो होता है 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। जो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है वो 2 टाइम्स होता है किसके, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डाइपोल में किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, दोनों पोजीशन पे, एक एक्सियल पोजीशन पे जो रेडियल डायरेक्शन में है और इक्वेटोरियल जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब हम बात करते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जब रखा जाता है तो वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो होती है पैरेलल। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल, और इक्विडिस्टेंस होती है। पैरेलल मींस इक्विडिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा, इस डाइपोल में ये -q है और ये +q चार्ज है। क्या रखा है हमने, यहाँ पर एक डाइपोल रखा है जिसमें -q और +q उस पे चार्ज है। तो यहां पर इस -+q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस +q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा मेरा FQ। और यहां पर -q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा Q इंटू E, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन Q। फोर्स अपॉन Q होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो यहां पर जो मेरा फोर्स लगेगा वो लगेगा QE +QE, और यहां पर लगेगा -QE। और ये दोनों चार्ज ही इक्वल है और ऑपोजिट है, तो इन दोनों पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि -QE + QE हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस पे नेट फोर्स जो है, जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड पे होता है तो उस पे नेट फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, 0। क्या लगता है, नेट फोर्स 0। लेकिन इस पे नेट फोर्स की जगह एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, नेट फोर्स तो 0 लग रहा है लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें टॉर्क होगा। और टॉर्क होने की वजह से जो है वो इस पे टाउ यानी कि टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो इसका मतलब अगर सपोज मैंने यहां पर लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, ठीक है, तो यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये सेंटर पॉइंट है, सपोज इसका एंगल क्या हो गया, थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है मेरा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है फोर्स के साथ, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क। सपोज मैंने इसकी लेंथ ली 2a, तो ये सेंटर से इसकी लेंथ क्या हो गई, यहाँ पर a, सेंटर से यहाँ पर a हो गया, और मैंने ये ले लिया, ये a हो गया और ये है l, तो इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू l, फोर्स इंटू l। फोर्स क्या है हमारा, QE, फोर्स क्या है हमारा, Q इंटू E, और ये L क्या होगा, यहां पर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो L क्या होगा, L होगा A sin थीटा। क्या होगा, A sin थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा तो L क्या निकलेगा मेरा, A sin थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, तो मेरा L ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो मेरा क्या निकला, A sin थीटा। तो फोर्स आ गया QE A sin
थीटा। जो फोर्स है वो है 2QE और हमारा L जो है वो है A sin थीटा। तो हमारा P जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है Q2A, इसके बीच का डिस्टेंस है 2A और Q एक चार्ज हो गया। तो मेरा टॉर्क क्या आया Q2A, यहां से हट गया तो ये आएगा PE sin थीटा। तो टॉर्क क्या आया PE sin थीटा, या फिर टॉर्क होगा P क्रॉस E। क्या होगा टॉर्क P क्रॉस E। ये होता है टॉर्क की वैल्यू कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा P क्रॉस E, यानी डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर PE sin थीटा कि उनके बीच में एंगल क्या है थीटा। अब अभी तक हमने जो भी बात करी वो हमने बात करी पॉइंट चार्जेस की, कि पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, अगर Q पॉइंट चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उससे फोर्स कितना लगेगा। अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करी। अगर हम जब बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट जो है वो दिमाग में रखने चाहिए। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे एक शीट है, इसमें चार्ज है, ये क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक शीट या फिर एक लॉन्ग वायर में जब चार्ज होता है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो चार्ज जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अब उसमें चार्ज तो इनफाइनाइटली, क्योंकि लॉन्ग वायर है तो उसमें हम चार्ज तो पूरा नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं उसमें पर यूनिट लेंथ जो है वो चार्ज डिटरमाइन करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, यानी कि Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है किसी भी एक एरिया, सपोज ये एरिया है, इस पे चार्ज कितना होगा पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा Q अपॉन A हो जाएगा, या S मतलब एरिया एलिमेंट या फिर A, तो Q अपॉन A क्या हो गया मेरा सिग्मा। वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है वो होगा मेरा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो होगा मेरा रो। किससे लिखते हैं हम, रो से। रो होगा Q अपॉन V। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, ताकि हमारा चार्ज जो है वो पूरे लेंथ में ना होके पर यूनिट लेंथ पे हम डिटरमाइन कर सके। तो इस तरीके से हमने डिफाइन करी तीन क्वांटिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको हम लिखते हैं सिग्मा से, फिर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लिखते हैं रो से। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब होता है 3D सरफेस, कोई भी 3D सरफेस है, सपोज स्फीयर है, एक बॉल होती है स्फीयर, सपोज स्फीयर है, कोई भी क्लोज सरफेस है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल, उस क्लोज सरफेस से कितना निकलेगा ये कहां से पता चलता है, गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ ने ये बोला, गॉस ने बोला कि गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड या फिर 3D सरफेस is 1 by epsilon naught times, 1 by epsilon naught times कितना है, 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से, सपोज ये सरफेस है,
इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा 1/ε0 टाइम चार्ज इंक्लोज्ड बाय इट। सपोज इसके अंदर है चार्ज Q पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा चार्ज अपॉन ε0। ये है हमारा गॉस लॉ। क्या है हमारा ये गॉस लॉ की कितना फ्लक्स जो है वो एक क्लोज सरफेस से निकलेगा, वो निकलेगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब ये चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर ये चार्ज सपोज यहां ना होके, अगर ये चार्ज सपोज यहां होता और मुझे निकालना होता कि इस सरफेस से, ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो फ्लक्स होगा 0। कितना फ्लक्स होगा? 0, क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं होगा तो उससे क्या फ्लक्स निकलेगा? क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस है वो निकल के जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर भी आ रही है, तो नेट फ्लक्स क्या होता है? 0। तो इसलिए जब तक चार्ज उसके अंदर नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। जैसे अगर हम बात करें स्फीयर की, ये स्फीयर है, इसके अंदर हमारा है चार्ज Q और ये है हमारा रेडियस R। ये है हमारा एरिया एलिमेंट, सपोज ये एरिया एलिमेंट है dA, ठीक है, ये एरिया एलिमेंट है dA। अब हमारा फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? फ्लक्स होता है d phi इज इक्वल्स टू E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। और सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? यूनिफॉर्म है और ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में थीटा क्या हो गया? 0। तो d phi क्या हो गया मेरा? E dA cos 0 हो जाएगा, तो E dA हो गया। तो अब हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा? इसको इंटीग्रल कर दूं E dA, क्योंकि E तो मेरा यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया इंटीग्रल से, तो d phi क्या हो जाएगा? phi इंटीग्रल कर दिया, टोटल फ्लक्स जो होगा E। और यहाँ पर एरिया क्या है? इस पूरे एलिमेंट का अगर मैं एरिया बोलूं तो वो एरिया क्या हो? इस छोटे छोटे एलिमेंट को पूरा समीशन करके जो निकलेगा वो उसका एरिया होगा, और वो एरिया क्या होगा? 4πr²। क्या होगा? 4πr²। क्या होगा? 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? kq/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 q/r², और यहाँ पे है 4πr²। तो 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फ्लक्स क्या आया हमारा? q/ε0। तो जो हमारा क्या था? गॉस लॉ। तो फ्लक्स क्या आ गया? q/ε0। तो किसी भी चार्ज जो इंक्लोज कर रहा है कोई भी क्लोज सरफेस, उसके अंदर जो भी चार्ज है, उस चार्ज, अब वो चार्ज होना चाहिए, तो टोटल फ्लक्स जो उससे निकलेगा वो कितना होगा? q/ε0। कितना निकलेगा फ्लक्स? q/ε0। अब गॉसियन सरफेस जो हम चूज करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम गॉस लॉ तो हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई करना यूजफुल नहीं होता क्योंकि वो कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेट अस सपोज कि अगर मैंने गॉसियन सरफेस ये चूज करा और उसके बीच में है मेरा Q चार्ज, लेकिन मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करा कि उस गॉसियन सरफेस पे भी मेरा Q चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी गॉस लॉ तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये यूजफुल नहीं होगा। तो इसलिए गॉसियन सरफेस ऐसा चूज नहीं करना चाहिए जहां पर उस गॉसियन सरफेस से चार्ज जो है वो, गॉसियन सरफेस जो है वो एक चार्ज से होता हुआ पास हो। गॉसियन सरफेस जो है वो एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोज सरफेस ही होना चाहिए एक गॉसियन सरफेस, जो क्या हो? यूनिफॉर्म हो। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। अगर इसमें सिमेट्री नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा टीडियस हो जाएगा वो काम, इसलिए सिमेट्री वाला गॉसियन सरफेस जो है वो होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमें फील्ड निकालना हो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, तो हम कैसे निकालते हैं? गॉसियन सरफेस यूज करके। तो हमने ये मान लिया ये हमारा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसपे क्या है? पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें इस पे किसी पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते इस पूरे चार्ज को हम यहाँ पे सेंटर पे मान लेते हैं और यहाँ से हम पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते देते हैं, नहीं, ये तो होगा नहीं। ये पूरा क्या है? इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर भी कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक।
तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस जो है वो इस ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, ये x डिस्टेंस r, ठीक है। ये है मेरा गॉसियन सरफेस। जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एरिया, ये है पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस, ये तीन सरफेस है, ऊपर नीचे और पूरा ही कर्व सरफेस। और इस पूरे सिलेंडर की हमने लेंथ मान ली L, ये पूरी सिलेंडर की लेंथ जो है वो क्या है, L। तो ये तीन सरफेस है, एक ऊपर से फ्लक्स निकलेगा नीचे से और कर्व सरफेस से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो फाई क्या होगा, E डॉट A होता है, E A cos थीटा, E A cos थीटा और प्लस E A cos थीटा। अब इस पहले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, cos 90 क्या होता है, 0। सेकेंड सरफेस पे देखते हैं, इधर एरिया एलिमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, फिर से एंगल 90 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, तो ये और ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 90 है, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल्स टू 90 है। तो फ्लक्स जो आया वो थर्ड सरफेस से आएगा जिसका कॉस जो है वो 0 है, कॉस थीटा 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही इस डायरेक्शन में है, तो ये कॉस जो है वो 0 हो गया और ये हो गया ई ए, ठीक है। ई ए नहीं, ई डी ए, तो ये होगा ई डी ए, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी। अगर अब मैं इसमें इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये एरिया एलिमेंट हमने चूज करा है जिसका एरिया वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर, और ये टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, जो किसके इक्वल होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया, इसको पूरे का एरिया क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया है, थर्ड सरफेस जो है मेरा कर्व सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये इसका रेडियस होगा 2 पाई आर और उसकी लेंथ L, तो क्या होगा इसका एरिया, E 2 पाई आर L, क्या होगा, E 2 पाई आर L Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, Q अपॉन L, इसकी लेंथ है L, और चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या होगा, Q अपॉन L। तो यहां पर हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं लेमडा इंटू L, तो E 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L गए यहां पर, तो E क्या आएगा मेरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, पूरी जो प्लेन वायर है जिसपे पूरा चार्ज है उसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, लेमडा। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, पॉइंट P पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, पॉइंट P पर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग चार्ज। तो जहां पर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें चार्ज है उसकी वजह से एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेमडा अपॉन
2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आर क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है, 1/r। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे वेरी करेगा, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर जो है वो वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज। अब हम बात करते हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा तो उससे हमें फ्लक्स निकालना है। अब यहां पर एक इनफाइनाइट शीट है, यहां पर सारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज यहां से लेकर ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है मेरा r। यहां पे हमें को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वो भी क्लोज्ड। तो मैं गॉसियन सरफेस जो है वो बनाती हूं ऐसा, जो इस शीट के बीच से ऐसे पास कर रहा है। ये मेरा गॉसियन सरफेस जो है क्लोज्ड। इसका ये पहला सरफेस है, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। अब इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। जो इसका एरिया है, इसका सपोज हम एरिया एलिमेंट लेते हैं, यहां पर एरिया एलिमेंट क्या होगा, डी ए यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, और यहां पर एरिया एलिमेंट इधर होगा और यहां पर एरिया एलिमेंट क्या होगा, यहां पर डी ए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। तो इस कर्व सरफेस पे जो सेकंड सरफेस है वहां पर एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। उसमें से ये φ2 वाला जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा जो है वो क्या है, 90। फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा जो है वो 90 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स निकल रहा है वो तो 0 हो गया क्योंकि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से। तो ई ए प्लस ई ए, इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो ई ए, और इस वाले से भी फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो ई ए, और टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू की जगह मैं लिख सकती हूं सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज शीट क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां पर कैपेसिटर की बात करूं, वो भी क्या है, चार्ज शीट ही तो होते हैं दो। तो दो चार्ज शीट है, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में E, ये 1 है ये 2 है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा E2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके इस डायरेक्शन में होगा E1। तो इस पॉजिटिव शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो यहां पर इस पॉइंट पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है चार्जेस। यहां पर भी सिग्मा डेंसिटी है, यहां पर भी सिग्मा डेंसिटी है, तो ये तो चार्जेस इक्वल और कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो यहां से निकलेगा E1 प्लस E2। तो हमारा E क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था एक प्लेन चार्ज शीट की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों की वजह से। तो जो आएगा वो होगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल। तो इसका मतलब दो चार्ज शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो चार्ज शीट जो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है जिनके पास, तो उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। जो एक थिन शेल है यानी कि हॉलो कंडक्टर है, थिन शेल को हम क्या बोलते हैं, हॉलो कंडक्टर। हॉलो मींस अंदर कुछ नहीं है, जो चार्ज है वो कहां पर रिसाइड कर रहा है, बाहर। तो हॉलो कंडक्टर की वजह से, या फिर इसको हम बोलते हैं थिन शेल, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो सपोज ये है थिन, हमारा हॉलो कंडक्टर थिन शेल, यहां पर चार्ज है सारा पॉजिटिव। हॉलो कंडक्टर के अंदर तो कुछ नहीं होता क्योंकि हॉलो है, खाली है। जो सारा चार्ज है वो कहां रिसाइड करता है, सरफेस पे। तो चार्ज कहां रिसाइड करता है, सरफेस पे। तो इसके सरफेस पे चार्ज रिसाइड कर रहा है। अब हमें किसी पॉइंट यहां पर है, हम क्या निकालते हैं, इसमें दो जगह पे निकालते हैं, एक इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस सपोज कि इस स्फीयर का रेडियस है हमारा r। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट r पर, ये जो पॉइंट r है, इस r पर जो आउटसाइड है इसके, उतना उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, r। तो फ्लक्स निकालेंगे हम। फ्लक्स क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से, कि कितना चार्ज इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर एरिया एलिमेंट अगर हम लें तो एरिया एलिमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, डीए एलिमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी भी, जैसे कर्व सरफेस है उसके टेंजेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और वो कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर की जो उसके बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो इलेक्ट्रिक डीए कॉस 0 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या है, 0। तो कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ई डीए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डीए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया एलिमेंट। अभी मैंने सिर्फ ये एरिया एलिमेंट लिया है। जब मैं इस पूरे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर दूंगी या इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज इक्वल्स टू ई। जब मैं पूरा एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इस स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। और एरिया क्या है यहाँ पर, इस स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर जो होगा इस अंदर वाले स्फीयर का एरिया होगा। तो ये हो जाएगा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पर आपको पता है यहाँ पे स्मॉल आर क्यों आया, क्योंकि मैंने इस गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट करा और गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो क्या है, स्मॉल आर। लेकिन यहां पर जब मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रही हूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी निकाल रही हूँ, उस स्फीयर की जिसपे चार्ज है, किस हॉलो कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए उसमें रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा E जो होगा वो होगा सिग्मा
4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई कैंसिल्स, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया आउटसाइड रीजन मतलब सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, आउटसाइड द होलो कंडक्टर। जब मेरा आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, जो मेरा रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर है उससे जब मेरा रेडियस बड़ा है तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये भी याद रखने वाला फॉर्मूला है। अब उससे पहले हम निकालते हैं कि जब कंडक्टर के अंदर होगा, जब रेडियस जो है मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर कितना है। ये चार्ज है पूरा इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने सपोज ये रेडियस है इसका आर कैपिटल आर इस हॉलो कंडक्टर का, और मुझे इस आर पर इस डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, इस पर मुझे निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेट अस सपोज इस पी पॉइंट से रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। तो अब इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इनसाइड शेल मतलब जब आर इज लेस देन आर है तो फाई क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां पे एरिया एलिमेंट निकालूं तो एरिया एलिमेंट क्या होगा, dA इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो dA और A के बीच में एंगल क्या है 0, तो EA हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि cos थीटा cos 0 क्या होगा 1, तो E इंटू dA इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन मतलब चार्ज इंक्लोज द गॉसियन सरफेस। चार्ज इंक्लोज द गॉसियन सरफेस कितना है यहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं जो इसके अंदर है। तो चार्ज इंक्लोज अब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर चार्ज इंक्लोज क्या है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर विल बी 0, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो होलो कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड कर रहा है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर इज 0 या इनसाइड द थिन शेल इज 0। सिर्फ आउटसाइड जो है वो होगा, आउटसाइड जब R जो है वो ग्रेटर देन R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इनसाइड और आउटसाइड होगा E इज इक्वल्स टू 0। आउटसाइड देखो आउटसाइड में कैसे कर रहा है वो, आउटसाइड में अभी भी आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अभी भी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ये है R, तो अगर मैं E के साथ R की वेरिएशन देखूं तो आउटसाइड E था मेरा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड था मेरा 0। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये है रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर R। तो R जब तक उससे छोटा था R तब तक तो E 0 था, यहाँ पर E क्या है 0 है। जब तक R से छोटा है स्मॉल r तब तक E 0 है। फिर उसके बाद कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के साथ, तो उसके बाद कैसे हो गया ऐसे। तो इसलिए ये क्या है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जब तक R से छोटा रहेगा हमारा स्मॉल r इनसाइड होलो कंडक्टर जब तक रहेगा तब तक E 0 रहेगा, और जैसे ही आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो E कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने देखा कि कैसे फोर्स चार्जेस के बीच में एक्ट करता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए भी एज वेल एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया। थैंक यू सो मच।